भंवर जी, जरा आपसे एक दो चीजें समझना चाहता हूं, इसलिए कि हम सब लोगों में सबसे ज्यादा अंदर से आरएसएस को आपने देखा है, और ये पहली बार हो रहा है, जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं, जैसा हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आरएसएस, ये कई बार उसने चेताया है। एक तो आरएसएस ने ये साफ कहना था, भाई वसुंधरा जी को आप चेहरा बनाइए और लड़िए, मोदी जी ने उसको नकारा। फिर अगर आपको याद हो तो आरएसएस की तरफ से बार बार कहा जाता था कि भाई मोदी जी का चेहरा स्टेट इलेक्शन में मत लाइए, क्योंकि जब वहां हार होती है तो वो ओवरऑल डैमेज करता है। लेकिन मोदी जी ने भी उस बात को नहीं माना है, और ऐसा लग रहा है कि वो आरएसएस के साथ भी एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि मतलब मैं ही हूं, इसके अलावा मेरे बाद फिर आरएसएस शुरू होती है। तो एक तो आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि इस पे कितनी सच्चाई। दूसरा, कांग्रेस के कुशलतम चीफ मिनिस्टर, में कुशलतम मैं बोल रहा हूं, मैं बेस्ट नहीं बोल रहा हूं, कुशलतम चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। राजनीति के खेल के, और जिसको पॉलिटिकल क्राफ्ट बोलते हैं, वो खूब समझते हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी हो तो है ना, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? मैं दोनों प्रश्न का एक साथ, आरएसएस का रोल और अशोक गहलोत जी की एंटी इनकम्बेंसी। भंवर साहब। हाँ, बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन साहब। बहुत ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अशोक माथुर जी और सुधांशु जी ने यहाँ का राजस्थान का परिदृश्य रखा है। मैं सोचता हूँ कि आरएसएस वसुंधरा जी को लेकर के काफी एक भ्रम की स्थिति में ही भी रहा है, क्योंकि जब वसुंधरा जी आ जाती हैं तो फिर वो आरएसएस का जो नीचे का कैडर है वो उनकी कैबिनेट के लोगों को काफी गरियाते रहते हैं कि भाई गुंडागर्दी मचा रखी है और हमारे संस्कार के उपयुक्त लोग नहीं है, ये सब बातें भी वो लोग करते रहते हैं। लेकिन चूंकि आरएसएस नीचे तक से फीडबैक लेता है और उसे मालूम है कि नीचे तक, आम जन तक, धरातल पर अगर किसी की उपस्थिति, एक लोकप्रियता कहीं है तो वो पूरे राज्य में वसुंधरा जी की है। बाकी जो फौज उतार रखी है अभी उन्होंने, वो सारे मिलाकर के जितना क्राउड पुलिंग नहीं कर सकते हैं उतना वसुंधरा जी कर सकती है। तो वो तमाम असहजताओं के बावजूद भी आरएसएस वसुंधरा राजे सिंधिया की जो अनिवार्यता है उससे इनकार नहीं कर सकती। इसलिए, और क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जिस तरह की चीजें चल रही है उसमें अगर वसुंधरा जी को एक तरफ रखा गया तो ये जो डैमेज होगा वो बहुत बड़ा डैमेज होगा, और ये 2024 के लिए भी निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पूरी फौज उन्होंने उतार रखी है, यहाँ पर 7 सांसदों को टिकट दे दिया है, केंद्रीय मंत्री अभी और टिकट पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ हार होती है तो वो हार जो है वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का जो एक चमत्कारिक चेहरा है, और ये माना जाता है कि वो तो अजय हैं, वो तो हार ही नहीं सकते हैं, तो उसको प्रभावित करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस की जो चिंता है वो चिंता प्रकट हो रही है, और कहीं कहीं कुछ मैनेज करने की कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन बात ये है कि ये केवल मैनेज करने भर से क्या मैनेज हो जाएंगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता में तो सीधी सहभागिता और जो शक्ति का बंटवारा है स्रोत का, उसमें वसुंधरा जी सीधे तौर पे साइडलाइन हो रही है। पहली जो 41 लोगों की लिस्ट है उसमें उनके बहुत खास लोगों को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जानबूझ कर किया गया है। जिन्होंने जो लोग उनके खासम खास लोगों को हराने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका में रहे हैं, ऐसे बागियों को टिकट देना, वसुंधरा जी के बहुत मुखालफत करने वाले लोगों को टिकट देना, उनके बहुत ही खासम खास समर्थकों को एक तरीके से टिकट से वंचित कर दिया जाना, ये सब दिखा रहा है कि शायद मोदी और अमित शाह ने ये तय कर लिया है कि वो जो मनमानी करना चाहते हैं वो करेंगे। और मुझे लगता है कि आरएसएस और मोदी जी के बीच के रिश्तों को हम गुजरात के उनके मुख्यमंत्री काल से समझ सकते हैं। वहां उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को पूरी तरीके से डैमेज किया, वहां वीएचपी के लोगों को डैमेज किया, वहां बजरंग दल वालों को डैमेज किया। तो एक तरीके से आरएसएस के जितने भी आनुषंगिक संगठन है वो बहुत परेशान भी रहे
वो उनकी सार्वजनिक आलोचना भी करते रहे। प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग तो खुल करके फिर बाहर भी आ गए, उनके साथ मारपीट वगैरह पता नहीं क्या क्या हुआ, और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद अलग से भी बना लिया। तो मुझे लगता है कि मोदी में वो है, मोदी और शाह की जोड़ी में वो सर्वशक्तिमान है, उनको किसी की चुनौती नहीं चाहिए, उनको ना आरएसएस का नियंत्रण चाहिए, न किसी और की चुनौती चाहिए। जरूरत है तो वो बात कर लेंगे, उनसे उपयोग कर लेंगे, लेकिन कोई उनको डिक्टेट करे, कोई उनको भारतीय भवन, नागपुर की केशव भवन से चलाए, ये प्रवृत्ति उनमें नहीं है, वो सहन करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो मनमानी है ये रुकने वाली नहीं है। और वसुंधरा जी को जैसा उन्होंने कल की इनकी जो बैठक हुई उसमें भी कहा कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए, बागियों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पैरेलल वो ये सोच भी रही होंगी, और उनके जो लोग हैं वो खुलेआम अब तो घोषणा करने लगे हैं। कल ही भवानी सिंह राजावत का भी एक वीडियो वायरल हुआ जहां उन्होंने कहा कि मैंने आलाकमान को चिट्ठी लिख दी है, अगर मुझे लाडपुरा से टिकट नहीं मिला तो फिर मैं निर्दलीय लड़ूंगा और मैं भाजपा छोड़ने में गुरेज नहीं करूंगा। और कई और लोगों ने भी खुल करके मुखालफत करना शुरू कर दी है। तो जरूर होगा डैमेज कंट्रोल, लेकिन काफी कुछ डैमेज हो चुका है। और आप अगर मध्य प्रदेश की लिस्ट से भी देख सकते हैं कि वहां भी जो भगदड़ मची हुई और जो जा रहे हैं बहुत प्रतिबद्ध 50-50 सालों में जिन्होंने आरएसएस के साथ काम किया, भी जनसंघ के साथ काम किया, वो लोग खुल करके खिलाफ में बोल रहे हैं या कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये अभी हम यहाँ देखेंगे और ये यहाँ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि आपने कहा कुशलतम मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, और सुधांशु जी ने उनकी योजनाओं का भी जिक्र किया, अशोक जी ने भी इस बारे में बताया। मुझे लगता है कि इस समय तो चेहरा मोदी वर्सेज अशोक गहलोत ही नजर आ रहा है, और लड़ाई ऐसे लग रही है जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग एक महीने की एक यात्रा में थे, अभी हमने एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, पूरे राजस्थान के 50 जिलों में गए, 100 जगह पर हमने एक संवाद का आयोजन किया, और तकरीबन 10,000 लोगों तक हम पहुंचे और हमने उनसे कुछ सुझाव लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कि हर बार नजर आती है, वैसी इस बार नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि विधायक और मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और लोग ये कहते हैं सीधे तौर पे कि जो लूट की छूट इनको मिली है, या जिस तरह के दंभ में ये लोग हैं, हम इनको हराएंगे। तो ये जो पिछली बार था कि मोदी तुमसे बेर नहीं और लेकिन वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, ऐसा कुछ कुछ लोगों का जो मानना है वो हमको दिखाई दिया। रही बात ये बहुत सारी योजनाएं जो सरकार लाई और उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अंत तक मतलब आचार संहिता के लागू होने के एक दिन पहले तक लोग विभिन्न योजनाओं में अपना नामांकन करने में या उन चीजों को लेने के लिए जगह जगह पर दिखाई देते रहे हैं। राजस्थान में जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना या चिरंजीवी जैसी योजनाएं आई, जहां पर अच्छे लोग थे और जिन्होंने इसका लाभ लोगों तक पहुंचाया, उसका बहुत ही अच्छा मैं सोचता हूं कि नतीजा भी रहा और काफी कुछ चीजें आई भी हैं। तो पहली बार ये दिखाई दिया कि एक साल से वर्तमान सरकार जो है वो इलेक्शन मोड पर रही है। कम से कम मुख्यमंत्री तो बिल्कुल रहे हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है। और विधायक वगैरह इनके जो लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस का उस तरह का कोई काडर तो है नहीं, तो विधायकों के ही अपने समर्थक हैं और वही अपना पूरा रणनीति बनाते हैं। तो काफी जगहों पे मैंने ये देखा कि विधायकों ने बेनिफिशरीज तक अपना अप्रोच किया, चीजें पहुंचाने के लिए उनके स्टाफ ने काम किया और काफी सरकारी लोगों ने भी काम किया। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी है, कर्मचारी है, उनमें जिस तरह की आमतौर पे एंटी कांग्रेस और खासतौर पे सरकार विरोधी भावना रहती है, इस बार हम वो भावना भी नहीं देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये था कि हम अंत में जाकर के कम्युनल पोलराइजेशन पर इस चीज को ले जाएंगे कि कितना भी कर ले विकास, हम अंत में 2, 5, 10 जगह पर ऐसी चीजें करेंगे कि इसके बाद में पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल जाएगा। और वो उन्होंने कोशिश भी की, बीच बीच में वो कोशिश कर भी रहे हैं।
पूरा तुष्टीकरण का, ये सारे चीजें करते हुए। और मुझे लगता है कि अभी कई चीजें हैं जो लोगों के अंडर करंट है, और ये इतना सहज नहीं है। अभी आप कम्युनल उस पे ले चले जाएं या कुछ और चीजों पे ले जाएं, या सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से लाभान्वित लोगों के बारे में बात करें, उसके अलावा भी चीजें हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही है। आप अगर दक्षिण राजस्थान में जाएंगे तो दक्षिण राजस्थान की 17 सीटों पर, जो पूरा टीएसपी इलाका है, आदिवासी विस्तार है, वहां पर भाजपा और कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। वहां पहले नंबर पे आदिवासी परिवार ने, जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई है, जिस बाप, वो इतने प्रभावी तरीके से वहां पर है। आदिवासी परिवार उनका एक तरीके से आरएसएस है, और भारतीय आदिवासी पार्टी उनकी बीजेपी है। और पूरे तरीके से उन्होंने वहां के युवाओं पर और वहां के आम लोगों पर कब्जा कर लिया है। ऐसा ही आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने काफी तेजी से अपना विस्तार किया। जाटों की युवाओं के बीच में तो उन्होंने अपना जगह बनाई ही, वो जाट और दलितों का एक गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो अलग अलग इलाकों में कई चीजें प्रभावित करेंगी। जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है, इन इलाकों में जो बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटर हैं वो अभी भी हैं। बार बार लोग चुने जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, बावजूद इसके भी उनका प्रतिबद्ध वोट है। चंद्रशेखर ने काफी रैलियां की है। अभी लेटेस्ट जो उसकी रैली हुई, खासतौर पर भीनमाल की उसकी सभा में लाखों लोग मौजूद थे। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में, दो उनके उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, और उन्होंने 2-3 जगह पे जहां भी रैलियां की, वहां लाखों की तादाद में लोग आए। अब वो कितना बदल पाएगा ये चुनाव वोट में, ये भी सवाल है। लेकिन प्लेयर खूब सारे आगे हैं। अब आम आदमी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, भारतीय आदिवासी पार्टी भी है, ओवैसी का एमआईएम भी है, और कांग्रेस और बीजेपी भी है। तो ये मुकाबला, और निर्दलीय बड़ी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कई सारे लोग जब बगावत करेंगे तो निर्दलीयों के रूप में भी लोगों की मौजूदगी रहेगी। तो मुकाबला, जैसा हम मान रहे हैं कि नेक टू नेक है, और आधा 1% का ही वो फर्क विधानसभा में रहा, बाद में वो बढ़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब त्रिकोणीय, पंचकोणीय, चतुष्कोणीय, बहुकोणीय मुकाबला है, और उसमें बहुत ही रोमांचक तरीके से रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। भंवर जी, एक और पार्टी आप भूल गए, हमारे उत्तर प्रदेश की बीएसपी पार्टी भी वहां रहती है। कुछ वोट परसेंटेज उसका कमिटेड है, वो 3 से 6-7% के बीच में घूमता है, और वो वहां, और मेरी जानकारी के अनुसार वहां सीटें उन लोग लड़ा रहे हैं, शायद कुछ गठबंधन करके या कुछ करके। नहीं आनंद जी, मैं भूला नहीं, मैंने बाकायदा कहा, मैंने जिलों के नाम लिए कि भाई प्रतिबद्ध वोट उनका है। हर बार उनके भाग जाते हैं, 6-6 विधायक बनते हैं और भाग जाते हैं, बावजूद उसका जो मतदाता है वो बना हुआ है। और वो तो उन्होंने पिछली बार भी जिताए हैं, कई जगहों पे दूसरे नंबर पे रहे हैं, कई जगहों पे तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो बसपा का अपना वोट है, और वो अभी भी कई लोगों को ये गलतफहमी है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो हमारे भोले लोग जो हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने दलित युवाओं के बीच में एक जगह बनाई है। तो अब बसपा भी है और असपा भी है, ये दो और प्लेयर यहाँ हैं, ये हमने एडमिट किया।